स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? एटॉमिक साइज। किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? एटॉमिक। और एटॉमिक साइज में हम लोग एस ब्लॉक का साइज हम लोग बात कर चुके थे, पी ब्लॉक का साइज। अभी हम लोग बात करते हैं आपके पास किसका आएगा? डी एंड एफ ब्लॉक का साइज। डालो साइज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डालो डी एंड एफ। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? डी ब्लॉक। सबको एलिमेंट्स पता है डी ब्लॉक के? नहीं पता? चलो तो हम लोग बात करते हैं आपके पास डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक किसको कहते हो ये तो आपको पता है। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू डी सबसेल, तो उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कह देते हैं क्या? डी ब्लॉक। यदि मान लो आपका डी में भी 3D में जाता है, 4D में जाता है या फिर 5D में जाता है, ऐसे हम लोग सोच के चलते हैं। यदि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4D में जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? 4D सीरीज। 5D में जाता है तो 5D सीरीज। ऐसे 6D में जाएगा तो 6D सीरीज। जैसे जो आपके पास 3D सीरीज एलिमेंट है वो क्या क्या होते हैं? जैसे स्कैंडियम, क्या आएगा? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और ये आपका ग्रुप नंबर 3 होता है। ये क्या होता है? ग्रुप नंबर 3। ये कौन सा होगा? ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो ग्रुप नंबर 3 से लेके कहां तक लाई करेंगे? ग्रुप नंबर 12 तक। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्कैंडियम, इटेरियम, लेंथेनियम और क्या लाई करता है? एक्टिनियम। एलिमेंट्स के नाम जरूर आपको पता होना चाहिए। स्कैंडियम इसको क्या बोलते हैं? इटेरियम। इटेरियम के बाद लेंथेनियम, लेंथेनियम के बाद एक्टिनियम। फिर क्या आएगा यहाँ पे? थी टाइटेनियम, जिरकॉनियम, ऑफ्मियम। लिख देता हूं एक बार। देखो भाई, ऐसे आपके पास ये एलिमेंट है सारे के सारे। यदि हम लोग सीरीज की बात करते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज। 3D सीरीज में आपके पास एलिमेंट ऐसे क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसके बाद हम लोग 4D सीरीज की बात करते हैं तो आपके पास आता है इटीरियम। वाई क्या होता है? इटीरियम, जेडार, जिरकॉनियम, नायोबियम, मोलेबिडनम। एनबी क्या होता है? नायोबियम, मोलेबिडनम क्या बोलते हैं? टेक्नीशियम। आगे बोलो। रुथीनियम, क्या आएगा? रुथीनियम। फिर क्या आता है? रोडियम। आरएच क्या होता है? रोडियम। पीडी पैलेडियम, एजी सिल्वर, सीडी कैडमियम। फिर यहाँ पे काउंट करते हैं। यहाँ पे आएगा लेंथेनियम, ऑफ्मियम, टेंटेलम। फिर क्या आएगा? टंगस्टन। फिर उसके बाद रीनियम। फिर क्या आता है? इरिडियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मैं इन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाता हूं। कैसे जाता हूं? तो वही आपके पास 3D, मान लो हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं। मैं 3D सीरीज में इस पीरियड में मूव करता हूं, 4D में मैं इस पीरियड में मूव करता हूं। तो आपका साइज का वेरिएशन क्या आएगा वो हम लोगों को सीखना है। क्लियर है क्या? पीडी पीटी बेटा, ये पीडी पैलेडियम और पीटी प्लेटिनम। तो यहां पे यदि हम लोग पीरियड की बात करते हैं, देखो यदि मैं आपसे कहूं आप एक सीरीज को एक्सप्लेन करो तो आपकी सारी की सारी सीरीज एक्सप्लेन हो जाएंगी।
मान लो मैं 3D सीरीज को उठाता हूं, किसको उठाता हूं बेटा? 3D सीरीज को उठाओ भाई। तो आपने कहा कि आपके पास एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर क्या आया था? टाइटेनियम, फिर क्या है? वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। इनका एटॉमिक नंबर यदि हम लोग चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर बोलिए इनका। एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। सही कह रहा हूं क्या? कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है क्या? बताओ फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग काउंट करते हैं, बताओ यहां पे। आर्गन क्या आएगा? 3D1 4s2। सही लिख रहा हूं बेटा? यहां क्या आएगा? आर्गन क्या लिखेंगे? 3D2 4s2। आगे 3D3 4s2। ऐसे चलता रहेगा ना, बोलते जाओ और लिखते जाओ। 3D3 यहां पे क्या आएगा? 4s2। यहां पे क्या आएगा? 3D5 4s1, क्योंकि आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता था। क्या आ जाता था? हाफ फील्ड। आगे आर्गन आर्गन चलता रहेगा। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? 3D5 4s2। आगे 3D6 4s2। आगे 3D7 4s2। आगे क्या आएगा? 3D8 4s2। फिर क्या आएगा? 3D9 नहीं 3D10 4s1, क्योंकि फुल्ली फील्ड आ गया ना। और एज वी नो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इनकी हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है और हाईली सिमेट्रिकल होते हैं। तो यहां पे काउंट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 3D10 4s2। ये हम लोग बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलते हैं। चलो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे कुछ नंबर ऑफ सेल्स है। क्या नंबर ऑफ? तो आप बात करो कि आपने इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। ये आपका इधर लेफ्ट पार्ट है, कैसा पार्ट है? और यहाँ आपका क्या है? राइट। तो आप कैसे मूव कर रहे हो? लेफ्ट टू राइट इन दी पीरियड। इन दी तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट आपको आपने पढ़ा था कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बेटा, तो साइज क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। मतलब जो आपका साइज का ट्रेंड क्या मिलना चाहिए? सबसे कम साइज किसका मिलना चाहिए? जिंक का। सही है क्या? बट ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग थोड़ा सा चेक कर रहे हैं ऐसा क्या आएगा यहाँ पे। यदि आप चेक करो आपके पास ये वाली सेल है, ये डी होगी, बाहर क्या होगा? एस होगा। ऐसे तो है, बाहर वाली सेल क्या है? एस। ये आपका 3D, ये आपका 4s। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्कैंडियम को बात करो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सही है? आगे बोलो। टाइटेनियम में काउंट करते हैं बेटा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पे 2। आगे चलो, यहां पे यदि हम लोग काउंट करें तो डी में कितने आएंगे आपके पास? 3। एस में कितने? 2। आगे चलते चलो, क्या मिलेगा आपको इस तरीके से? डी में कितने? 5। 1 2 3 4 5। और एस में कितने? वो 1। समझ आ रहा है? आप एक चीज ऑब्जर्व करते जा रहे हो कि आपकी 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे? आप मुझे बताओ, क्या इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल? तो यहां पे क्या मिलता है आपको? एक रिपल्शन फोर्स। क्या मिलता है? और यहां न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का जो भी रिपल्शन फोर्स है, यही सब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिपल्शन फोर्स है उसको क्या नाम दिया गया था? स्क्रीनिंग इफेक्ट। सर इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे, जिसको नाम दिया गया क्या? न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई प्रॉब्लम भाई? कोई यहां तक सही है? अब मुझे बताओ कि जैसे जैसे हम लोग एलिमेंट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपने कहा स्कैंडियम है, ये आपने कहा टाइटेनियम है, ये यहाँ पे वेनेडियम आ गया, ये आपका क्रोमियम आ गया, आगे क्या आएगा? मैग्नीज ना। बोलना है मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
डी में 5, 1 2 3 4 5, और एस में कितने 2, ये आपका मैग्नीज हो गया। सही है क्या? आप एक चीज सोचते चलो, आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, बट मैं कह रहा हूं कि अप टू मैग्नीज तक हम लोग कह रहे हैं कि आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स पे भारी पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो रिपल्सन बढ़ता जाना चाहिए, अरे भाई रिपल्सन बढ़ता जाना चाहिए, बट खींचने की पावर भी तो बढ़ती है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट राइट क्या बढ़ती है? खींचने की पावर। तो खींचने की पावर रिपेल करने की पावर से क्या है? मच मोर डोमिनेटेड है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है किससे बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। तो लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अरे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो साइज क्या मिलेगा? कम। तो सबसे ज्यादा साइज किसका? फिर किसका? टाइटेनियम। फिर किसका? फिर क्रोमियम, और लास्ट में क्या आएगा? मैग्नीज। बट आप बाकी एलिमेंट्स का 3 एलिमेंट्स को उठाओ, इन 3 एलिमेंट्स को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है क्या? कौन से 3 एलिमेंट को? आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इनको इनकी आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। तो आपके पास एक आयरन है, एक आपके पास कोबाल्ट है, एक आपके पास निकल। बरोहिन में निकल, आयरन में आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6। और इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे? यहां कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 7। कितने हो गए? और यहां कितने? 2। आगे कितने रखूंगा? यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1, और यहां कितने? 2। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो ज्यादा रिपेल भी करेगा, जितना अट्रैक्ट कर रहा है उससे रिपल्शन बढ़ जाए। तो भाई आप इन केसेस में चेक कर रहे थे कि आपने देखा कि आपका अट्रैक्शन फोर्स इन पे भारी पड़ रहा है, नो डाउट। हाँ तो रिपल्शन है ना, काउंट करते हैं। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप इस साइड मूव कर रहे हो, राइट भाई? इस साइड मूव करोगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा था, बट उसके साथ साथ रिपल्शन भी बढ़ रहा है। बट खींचने की पावर ज्यादा ही है रिपेल करने की पावर से। बट एक केस ऐसा आएगा सर क्या कि जितना आपका रिपेल कर रहा हो उतना ही आपका अट्रैक्ट कर ले? इन 3 केसेस में क्या हो सकता है कि सर जितना आपका अट्रैक्शन फोर्स है उतना ही आपको क्या मिलेगा? रिपल्शन फोर्स। क्योंकि जितना आप लेफ्ट टू राइट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की बात कर रहे थे उतना ही लेफ्ट टू राइट डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से रिपल्शन फोर्स बढ़ गया। क्या बढ़ गया बेटा? तो इसका मतलब है कि इन तीनों एलिमेंट्स में जितना खींचने की पावर है उतना ही रिपेल करने की पावर है। भाई जितना अट्रैक्ट कर रहा होगा उतना क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो इसका मतलब आयरन, कोबाल्ट एंड निकल का साइज क्या मिलेगा आपको? अप्रोक्स सिमिलर। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या मिलेगा? अप्रोक्स। आगे चलो, निकल के बाद क्या आता है? कॉपर के बाद जिंक। इनमें चेक करना, इनमें क्या आएगा भाई? इनमें कुछ मिलेगा क्या आपको? बताना एक बार। निकल है, निकल में कितने हो जाएंगे? 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां पे हम लोग काउंट करें, साइज बढ़ेगा या घटेगा अभी चेक करेंगे। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रखूं? यहां पे बोलना एक बार 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे कितना? 1। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2। तो यहाँ पे रिपल्सन बढ़ रहा है। अरे रिपल्सन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो मैं कहता हूं इन 2 एलिमेंट्स में क्या होगा? ये आपका 3D था, ये आपका 4s है, ये आपका 3D है, ये क्या आपका 4s है। तो इन 2 केसेस में आपका रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा अट्रैक्शन फोर्स पे। रिपल्सन फोर्स किस पे डोमिनेट करेगा? अट्रैक्शन फोर्स पे, जिसका मतलब है कि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटेड ओवर अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है बेटा? जिसकी वजह से साइज बढ़ेगा या घटेगा? तो इनका साइज एकदम इनसे ज्यादा हो जाता है। क्लियर है क्या? तो जिंक और कॉपर का साइज कम मिलना चाहिए, बट वहां पे साइज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं, रिपल्सन फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं। नहीं,
एक तो दो को फेंक रहे हैं, एक को रिपेल कर रहा है, तो दो को रिपल्सन ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे दो को देखो, कॉपर और जिंक में यदि आप काउंट करो, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो रिपल्सन ज्यादा नहीं मिलेगा। और जहां रिपल्सन फोर्स ज्यादा मिलेगा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सबको सब आप एक साथ डील कर सकते हो। कैसे? देखो ये चीज आपने पढ़ी थी, तो आप इन सब में एक साथ साइज का ऑर्डर हर पीरियड में अरेंज कर सकते हो। बहुत आसान हो गया। सही है? तो अप टू मैग्नीज यहां तक यदि हम लोग चेक करते हैं इतना, तो यहां से यहां तक सब में यदि आप चेक करोगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ऐसे कुछ होगा ना? कोई प्रॉब्लम भाई? और यहां पे यदि हम लोग बात करते हैं इन तीनों केसेस को चेक करो, तो यहां आपको क्या मिलेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर मिलेगा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट के। लॉजिक है, यहां से लॉजिकली आप सोच पाओगे। क्लियर है क्या? और यहां पे आप इस चीज को काउंट करोगे, क्या मिलेगा आपका? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा जेड इफेक्टिव से। सब सारे केसेस को एक साथ ले लिया आपने। ठीक है? तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि स्कैंडियम का साइज टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ पे और इन तीनों का क्या मिलेगा आपको? बराबर। फिर एकदम साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है? अगले ग्रुप में बोलो, यहाँ पे भी तो सेम ही तो मिलेगा बेटा। फिर एकदम इनका क्या मिलेगा? बराबर। तो इसका मतलब रुथीनियम, रोडियम एंड पैलेडियम साइज क्या होता है? बराबर। फिर आपका ऐसे जाएगा। आगे बोलो, आगे भी क्या मिलेगा? ये तो मिलेगा साइज का ऑर्डर, ये बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर ऐसे साइज बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग काउंट कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको रीजन क्लियर होना चाहिए। एक तो आपसे पूछेगा साइज का ऑर्डर इन तीनों का बराबर बराबर आ रहा है, कोई भी एक सीरीज आपको उठा के दे देगा। बराबर क्यों आ रहा है? रीजन पता है, क्योंकि सर डी के अंदर जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आपके डी हैं और डी बढ़ रहे हैं, तो आपका अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डी और ज्यादा बढ़ गए, तो आपका वो चीज काउंटर बैलेंस हो रहा है। डन? ऐसे हम लोग चेक कर पा रहे हैं किसमें? एक पीरियड में। तो ऐसे हम लोग डी का चेक कर पाते हैं बेटा कि डी में साइज बढ़ेगा घटेगा, तो आपको बार बार वो चीजें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है क्या? आगे चेक करते हैं। देखो उसके बाद यदि मैं आपसे कहूं इसी चीज में आगे हम लोग बात करते हैं, यदि मैं आपको पीरियड में लेके चला भी, यदि मैं ग्रुप में लेके चलता तो क्या होगा? यदि मान लो मैं ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट्स को चेक करते हैं, सही है क्या? ग्रुप में आप कभी भी मूव करते हो टॉप टू बॉटम चलते हैं बेटा, और मैंने आपको बताया था कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं या घटती हैं? तो आपने ऐसे पढ़ा था कि आपकी ऊपर से नीचे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होता है? मतलब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। अरे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से क्या फर्क पड़ता है? साइज बढ़ जाता है। समझे क्या? तो यदि आप ग्रुप नंबर 3 को चेक करो, आपके एलिमेंट क्या थे? स्कैंडियम, इटीरियम, लेंथेनियम और एक्टेनियम, ऐसे एलिमेंट आपके पास आते हैं। सही? तो ऊपर से नीचे बढ़ रहे हो तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? तो ये आपका 3D का, ये आपका 4D का, ये आपका 5D का, ये आपका 6D का। तो यदि साइज का ऑर्डर यदि हम लोग चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा साइज किसका मिलेगा? 6D। फिर किसका बेटा? फिर किसका? 4D। फिर किसका? 3D। समझ आ रहा है क्या? किसमें? ग्रुप नंबर 3 में। इसकी बात करें ग्रुप नंबर 3। समझ आया ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे क्या बढ़ रही है आपकी? नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और साइज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। समझे? आसान है। बट हम लोग ग्रुप नंबर 4 से लेके कहां तक? अप टू 12th उनमें चेक करते हैं। ग्रुप नंबर 4 से कहां तक बेटा? 12th। तो यदि आप लोग ग्रुप नंबर 4 से यदि आप बात करते हो 12th तक, ग्रुप नंबर कहां से? 4 to 12, उनमें यदि आप काउंट करो तो आपके पास 3rd ग्रुप था स्कैंडियम, फिर क्या आया था? इटीरियम, लेंथेनियम, एक्टेनियम, यहां बोलो टाइटेनियम, जिरकॉनियम, ऑफमियम।
तो ये आगे ऐसे चलता रहे, वो आप लिख चुके हो, क्लियर है क्या? फिर मैं डायरेक्ट एक साथ अरेंज करा दूं। तो ये आप मुझे बताओ कि जो आपके पास लेंथेनियम और हाफनियम एलिमेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, इनके बीच में लेंथेनियम और हाफनियम के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कितने एलिमेंट्स होते हैं वो? 14। तो मैं आपको कहता हूं कि इन बिटवीन लेंथेनियम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स किसके आ जाते हैं? एफ ब्लॉक के। कोई प्रॉब्लम यहां तक? और 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक बीच में आ रहे हैं, इनर सेल्स में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? और ये लेंथेनियम से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को कहा जाता है लेंथेनॉइड्स एलिमेंट। क्या नाम बोला जाता है? लेंथेनॉइड्स एलिमेंट। क्या नाम दिया गया? लेंथेनॉइड एलिमेंट। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि लेंथेनियम और हाफनियम के बीच में क्या आ गए? आपके एफ ब्लॉक। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, और अंदर वाली सेल में एफ आ गया, क्या आ गया? और बाहर आपके वही डी और एस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि जो आपकी एफ सब सेल है, क्या बेटा? एफ सब सेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत कम। मतलब यहाँ पे जो ये रिपल्सन फोर्स है ना, एफ की वजह से, किसकी वजह से? जो यहाँ आपको ये रिपल्सन फोर्स मिलेगा, जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हो, वो क्या मिलता है? वेरी पुअर। क्योंकि जो जनरल स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आता है वो आता है एस पी डी, और क्या मिलता है? एफ। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि डी एंड एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या मिलेगा आपको? वेरी पुअर। ऐसे लिखा जाता है, डी एंड एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या मिलता है बेटा? वेरी पुअर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने का मतलब क्या है? इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कम कर रहा है। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने का मतलब क्या है? इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कम कर रहे हैं। ऐसे तो कुछ मतलब हुआ। अब यहां पे रिपेल कम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? यदि मैं एक तो जिरकोनियम को लेता हूं, एक मैं हाफनियम को लेता हूं, हाफनियम में इनर सेल क्या आपकी? एफ। इनर सेल क्या आपकी? एफ। समझ आ रहा है? यहां आपका कुछ है ही नहीं, तो यहां पे एफ का आप काउंट कर रहे हो, इनर सेल आपका एफ आ जाता है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्यों बढ़ा? क्योंकि एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, तो उसकी खींचने की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। खींचने की पावर क्या होंगी? तो यहां पे आप उस चीज को काउंट कर सकते हो। इसके केस में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? और वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आया? लेंथेनॉइड एलिमेंट की वजह से। किसकी वजह से? तो उस कॉन्ट्रैक्शन को नाम दे दिया जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यदि हम लोग फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं सर, तो फोर्थ ग्रुप में यदि मैं साइज का ऑर्डर अरेंज करना चाहूं, तो आपका साइज का ऑर्डर क्या आना चाहिए था? ये आपका 3D, ये आपका 4D, ये आपका 5D। तो साइज का ऑर्डर क्या मिलना चाहिए था? 5D। फिर क्या मिलना चाहिए था? 4D। फिर क्या मिलना चाहिए था? 3D। बट ऐसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बीच में क्या आ गया आपका? एफ ब्लॉक। तो वहां पे आपको जो साइज का ऑर्डर मिला एग्जैक्टली, वो सबसे ज्यादा किसका आया? 4D। फिर क्या आया? 5D। और फिर क्या आया? मतलब अप्रोक्स बराबर, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। और ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझे? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस सारी चीजों को कंपाइल करके हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे? आप ऐसे लिख लेना कि जो आपके पास ग्रुप नंबर 4 to 12, ग्रुप नंबर 2 to 12, यदि हम लोग ग्रुप नंबर 4 to कहां तक बात कर रहे हैं? 12 तक। किसमें? डी ब्लॉक में ना। तो जो आपका साइज का ऑर्डर आपको मिलेगा वो मिलेगा पहले 4D का बराबर होगा 5D के, फिर क्या मिलेगा? 3D का। तो ये किसकी वजह से ये साइज बराबर क्यों मिल रहा है? ड्यू टू, पूरा लिखना, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल।
सही है क्या? और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या मिला आपको? ज्यादा, जिसकी वजह से साइज क्या मिला आपको? कम। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बेटा? हो जाएगा। तो आपके पास 4D के एग्जाम्पल ले लो। यदि हम लोग फोर्थ ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं, बोलना एक बार क्या था? टाइटेनियम, जिरकोनियम और आफ्नियम। तो साइज का ऑर्डर बोलना है यहाँ पे। जिरकोनियम ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर होगा किसके? आफ्नियम के बाद टाइटेनियम। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिरकोनियम और आफ्नियम का साइज बराबर होता है, क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ रहा है क्या? जितने भी एलिमेंट है, क्या आप सबका साइज अरेंज कर पाओगे? 4 to 12 ग्रुप में, पीरियड में कंपाइल करते हैं, फिर इसको करो। फिर देखो आपके पास आया स्कैंडियम, एक बार लिख देते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपके पास क्या है? फिर एक साथ ग्रुप में लिख लो, लेंथेनियम, एक्टिनियम। यहाँ क्या आएगा? जिरकोनियम, आफ्नियम। यहाँ पे नायोबियम, टेंटेलम। यहाँ पे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीटियम, रेनियम। फिर क्या आएगा? रुथीनियम और इरिडियम। यहाँ पे रोडियम और ऑस्मियम, निकल, पैलेडियम। यहाँ पे कोई नहीं, उसको चेंज कर लेना भाई, पहले भी ऐसे ही था, ऑस्मियम और इरिडियम। तो यहाँ काउंट करेंगे, कॉपर, कॉपर के बाद क्या आएगा? सिल्वर, गोल्ड। और यहाँ क्या आएगा? कैडमियम और मरकरी। वो पीछे भी चेंज कर लेना, ऑस्मियम और इरिडियम। क्लियर है? अब यहाँ पे थी आप लोग कोई पूछे, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना ना आपको। ये तो 3D का हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया ना। तो ये आपका 4th to कहां तक? 12th तक। साइज का ऑर्डर बोलो। 4th का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा किसका? जिरकोनियम या बराबर, या फिर किसका? इधर सही लिख रहा हूं एरो? एक बार सोच लो, ऐसे लिखा मिल सकता है आपको एरो? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे सबसे ज्यादा किसका? जिरकोनियम। जिरकोनियम और आफ्नियम का बराबर। और फिर क्या आएगा? टाइटेनियम। सही लिखा हुआ है वो? सही तो लिखा हुआ है। 5th का बोलना, ये 4th का हो गया। 5th ग्रुप का बोलना, NB, नायोबियम ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा? फिर क्या आएगा? वेनेडियम। 6th बोलो, MO, मोलिब्डेनम ग्रेटर देन इक्वल टू टंगस्टन। फिर क्या आएगा? क्रोमियम। आगे बोलो, TC, टेक्नीटियम ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके? रेनियम। और फिर क्या आएगा? मैग्नीज। अच्छा 8th में बोलो, RU, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ऑस्मियम, फिर आयरन। 9th RH ग्रेटर देन इक्वल टू इरिडियम, फिर क्या आएगा? कोबाल्ट। 10th पैलेडियम ग्रेटर देन इक्वल टू प्लेटिनम, फिर क्या आएगा? निकल। आगे 11th में क्या आएगा? सिल्वर ग्रेटर देन इक्वल टू गोल्ड, फिर क्या आया? कॉपर। आगे बोलो 12th क्या लिखेंगे? कैडमियम ग्रेटर देन इक्वल टू मरकरी। और फिर क्या लिखेंगे? जिंक। तो इसका मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां तक चलेगा? ग्रुप नंबर 12 तक। कहां स्टार्ट होगा? 4th पे, 4th से 12th तक। नोट डाउन करो इसको, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है उठा के। इन सब में ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड, सेम रीजन रहेगा। समझदार हो आप लोग, जल्दी करो। समझ आया बेटा? आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा घुमा फिरा के नहीं है। साइज क्लियर है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। F ब्लॉक में आपका लेफ्ट टू राइट घटता जाएगा।
वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन है, उससे नीचे वाले पे क्या हो जाएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, लेफ्ट राइट घटेगा। क्लियर है भाई? वो तो फिर बाद में लिखना, आप लोग बाद में लिखना, मैं टाइम दे दूंगा, मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी सेकंड, देखो फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक साइज। फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या थी, एटम का साइज। सेकंड एटॉमिक प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी बात करते हैं, एनर्जी कहो या फिर क्या लिखते हैं, एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम लोग लिखेंगे किससे, आई से, या फिर क्या लिखते हैं बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और आयनाइजेशन पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, आईपी से। यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, जो मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं आपके नीट में और जेई में। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे आप इसको काउंट करो, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, क्या होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, समझे क्या? किसकी प्रॉपर्टी की बात करो, एटम की या मॉलिक्यूल की? एटॉमिक प्रॉपर्टी लेके चल रहे हो, किसको लेके चल रहे हो? तो मैंने आपको कहा कि भाई अपने पास एक एटम है, क्या एक, और मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं। क्या कहा मैंने, अपने पास क्या एक, और उस एटम से क्या करना चाहता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं। तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या लगती है, एनर्जी। तो भाई मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी हम लोग डील करेंगे। और जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम कैसा चार्ज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दो पॉजिटिव, ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। समझ आ रहा है क्या? अब यहां से मुझे बताओ, ये जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं ना, ये एनर्जी ही आयनाइजेशन एनर्जी। ये एटम आपका फ्री होना चाहिए या बाउंडेड होना चाहिए, फ्री। और फ्री एटम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। क्या कहते हैं? तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं ये एटम आपका आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब किसी के साथ बाउंडेड नहीं होना चाहिए भाई, ये फ्री रहेगा। क्या रहेगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम मैं बात कर रहा हूं। ये एटम मैंने गैसियस स्टेट में लिया गया है, तो क्या लिखा गया, आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, आइसोलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए कौन सी स्टेट ले रहे हैं, गैस। दूर दूर होते हैं ना एटम, कोई प्रॉब्लम? चलो एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स। क्या होती है, नंबर ऑफ। सबसे बाहर वाली सेल को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल। क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। सही है क्या? क्या इसको आप लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो क्या? तो आपके बहुत लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यही हो गए। मैं आपसे कहता हूं कि न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स, जिसको क्या नाम दिया गया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये एटम कैसा आपका, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो मुझे बताओ, मान लो मैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकल रहा होगा या इनर सेल से। पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मोस्ट लूजली बाउंड या मोस्ट टाइटली बाउंड? और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, पहले कौन से भागेंगे, फिर कौन से भागेंगे? समझ आ रहा है क्या? और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख रहा है उसको छुड़वाना पड़ेगा। और पकड़ के क्या रख रहा है, न्यूक्लियस पकड़ के क्या रख रहा है, तो इसको छुड़वाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी भाई, और उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, डेफिनेशन बनाए। क्या बनेगी, डेफिनेशन से सारा कॉन्सेप्ट आएगा। बोलो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज के लिए, टू रिमूव, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड या फिर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। एमिशन तो अलग केस हो गया ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, कहां से? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। समझे बेटा? अरे कुछ क्लियर हो रहा है? या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। सर किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। क्या रिक्वायर्ड हुई? और दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? आसान है। आप देखो, जो आप ये एनर्जी दे रहे हो, एक चीज समझो, ये एनर्जी मैंने दी या नहीं दी? तो एटम ने एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया होगा। एटम ने एनर्जी को क्या किया होगा? कोई भी एटम एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। भाई एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है, एक्सो या एंडो, और एमिट हो रही होती तो इसका मतलब जो आयनाइजेशन प्रोसेस है वो आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक? ये आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सही लिख रहा हूं? क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी देनी पड़ रही है, निकल नहीं रही है, दे रहे हैं हम लोग। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। इसको हम लोग कहते हैं क्या? एंथैल्पी चेंज, जिसको हम लोग हीट कहते हैं, वो क्या आती है? पॉजिटिव। तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी एनर्जी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां पे एक चीज मुझे बताओ सर, आपने जो ये एनर्जी दी, यहां पे जो आप ये काउंट कर रहे हो, ये एनर्जी की काउंट कर रहे हैं नहीं कर रहे? वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। भैया मैं उस एनर्जी को दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल, मैं उस एनर्जी को दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल की फॉर्म में। तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं जो एनर्जी आपके पास आ रही है, क्या आ रही है बेटा? एनर्जी। वो एनर्जी मैं प्रोवाइड कराता हूं किसी एटम को इन दी फॉर्म ऑफ किलो जूल, जूल में दी गई। किस में दी गई? या फिर मैं कहता हूं ये एनर्जी मैं देता हूं किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें? इसको आप लोग क्या लिखोगे? किलो जूल। सही है क्या? और ये क्या आपका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी एटम को यदि हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ किलो जूल, इन दी फॉर्म ऑफ, तो यहां पे नाम दे दिया जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम दे दिया जाता है? या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आप लोग लिखते हो IE से। किसे लिखता हूं? और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यदि आप एनर्जी देते हो किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहां पे टर्म यूज करते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझे क्या? वहां पे क्या टर्म यूज करते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आप लोग लिखते हो किससे? IP से। किससे? तो आयनाइजेशन का मतलब क्या समझ आ रहा है? आयंस में चेंज करना। किसमें चेंज करना? और कैसे हुआ? वो इलेक्ट्रॉन निकाल के। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ी? एनर्जी। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला? आउटर मोस्ट। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम से एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ी? दैट एनर्जी इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? क्लियर है क्या? आगे बढ़े तो हम लोग इसके फैक्टर चेक कर लेते हैं, खत्म करते हैं फिर इसको फैक्टर, बाकी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मान लो मैं इसके फैक्टर देखता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है या फिर रिलीज एनर्जी थी? तो सिर्फ आपको फोकस करना है एक चीज पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पे। किस पे फोकस करना है? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड पे। समझ आ रहा है क्या?
यदि आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा देनी पड़ रही है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की गई उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और वो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? रिक्वायर्ड एनर्जी हम लोग बात कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? तो किस पे फोकस करना है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो मैं आपसे कहता हूं, एक चीज सोचो, फर्स्ट फैक्टर हम लोग लेके चल रहे हैं, आपका आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता था? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? नंबर ऑफ सेल्स। जो सबसे बाहर वाली सेल उसको क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल। और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स, जिसको क्या नाम दिया गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम दिया गया? जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हटाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगेगी? और अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी ज्यादा लग रही है तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी? तो मैं आपसे कहता हूं यदि मैं इस अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देता हूं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? समझ आ रहा है कुछ? किस चीज के लिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ आया? सेकेंड फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऑर्डर क्या था? एस पी डी एफ, यही था। रिपल्शन फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है? रिपल्शन फोर्स है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या आपका? रिपल्शन फोर्स। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, यदि आपके इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ा देता हूं, सही है क्या? रिपल्शन बढ़ा देता हूं तो ये आपका पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल, एनर्जी जो देनी पड़ेगी एटम को कम या ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा? नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? देखो मैं कह रहा हूं कि मुझे इस एटम, इधर समझो, यहां पे आपका रिपल्शन फोर्स बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, या फिर आप ऐसे समझो, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुड़वाने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी वो कम लगेगी। एनर्जी कम लगेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। क्लियर है? साइज के साथ रिलेट कर सकते हो, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? कम होगी। समझे क्या? अच्छा ऐसे एक कॉन्सेप्ट आता है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, फोर्थ कॉन्सेप्ट। यदि आप बात करो आपके पास क्या आते हैं भाई? हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। क्या होते हैं? जितने भी आपके पास हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? मोर। और मोर स्टेबल क्यों होते हैं? कई बार बढ़ा चुका हूं, क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। और हाईली क्या होते हैं? सिमेट्रिकल। तो किसी भी स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी या कम होगी? तो आयनाइजेशन एनर्जी, तो हाफ फील्ड जैसे मान लो पी के पास पी 3 है, हाफ फील्ड है 6 आ सकते हैं। अच्छा P6 की बात करता हूं तो क्या आएगा? फुल्ली फील्ड। अच्छा डी में 10 आ सकते हैं, 10 में से कितने भरे गए? 5। तो क्या होगा? ये आपका हाफ फील्ड। 10 भर दूं तो फुल्ली फील्ड। समझे क्या? और ये क्या होंगे? मोर स्टेबल। स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा। तो इसलिए आप लोग लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है क्या? एक टर्म और आती है पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या आता है बेटा? इसको हम लोग पीई लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्बिटल की या सबसेल की न्यूक्लियस के पास रहने की टेंडेंसी। क्या कहा मैंने?
किसी भी सब सेल की न्यूक्लियस के पास रहने की टेंडेंसी। अब मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस के पास सबसे पास जो होगा वो मैं मान लेता हूं आपका S, फिर P, फिर D, फिर F। टेंडेंसी टू क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, टेंडेंसी टू द न्यूक्लियस, उसी को क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका मिलेगा? S का। फिर ये काइंड ऑफ एक अट्रैक्शन फोर्स है, आप ऐसे समझो। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या मिलेंगे? उतनी ज्यादा। तो मुझे बताओ, एक तो आप S से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक मैं P से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा किस में होगा? S में। और अट्रैक्शन फोर्स कम किस में मिलेगा? जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिएगी या कम चाहिएगी? तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या यहां से? और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इसकी आयनेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? इसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी? तो क्या लिख सकता हूं कि आयनेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेनिट्रेशन इफेक्ट। सही है। एक चीज का ध्यान रखना कि जो हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको देखना है किसमें? ओनली एडजेसेंट एलिमेंट में। किसमें? एडजेसेंट, पास वाले एलिमेंट में। क्लियर है क्या? हो जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा। इतना ही आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके फैक्टर्स, ग्रुप, पीरियड नंबर, कैसे क्या कुछ चेक करना, वो सब नेक्स्ट क्लास में।